छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की किताबें जो उनके बैग में थी वो नहीं बचे। इन 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारा था और हमने उन आपदा परिवारों को बसाया। सहायता राशि केवल पक्का मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में या प्रधान लोग बैठे हैं, बीडीसी बैठे होंगे, पांच बैठे होंगे, 1.5 लाख मिलती थी। हमने उस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। ये कहीं उन्होंने मांग नहीं की थी। ये आपदा प्रभावित परिवार मेरे पास आकर मांगे नहीं थे, पर मैं आप जैसे परिवार से उठकर आया हूं, दर्द जानता हूं। मैं जानता हूं पाई जोड़कर पक्का घर हिमाचल प्रदेश में एक परिवार पूरी जिंदगी की कमाई के बाद बनाता है। अगर उसकी आंखों के सामने उसका आशियाना लूट जाए तो उसको बनाने में कई और साल लग जाएंगे। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बिजली का मीटर मुफ्त कर दिया, पानी का कनेक्शन मुफ्त कर दिया, 31 मार्च 2024 तक खाना मुफ्त कर दिया। बच्चे जो बिलगते थे उनको हमने कहा कि जब तक गांव में मकान मिलता है 5,000 रुपया किराया देंगे, शहर के लिए 10,000 देंगे। केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। हम आपकी लड़ाई 14 महीने से लड़ रहे थे। जब मुझे मुख्यमंत्री का पद मिला, अधिकारियों ने मेरे सामने खजाने का लेखा जोखा रखा, कहा 1 महीने का खर्चा हमारे पास पड़ा है। 1 महीने से ज्यादा प्रदेश की हालत ऐसी है कि हम कर्जे के नीचे दबे हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर और उनके दूसरे नेता जाकर कहते हैं कि हमने प्रदेश को कर्जे के नीचे डुबोया, 14 महीने में हमने कर्जा लिया। हमने तो आपने जो 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो जनता पर चढ़ाया है, हमने उस कर्जे की अदायगी और उस कर्जे के ब्याज के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया। हम तो प्रदेश के खजाने को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कुठाराघात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। और हमारे मेहनत से 1 साल में हमने हिमाचल प्रदेश के खजाने में आप लोगों के लिए 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा किया। ये पहली बार हुआ है। तो मुख्यमंत्री आते हैं, रूटीन में कर्जा चढ़ा के चले जाते हैं। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे पर छोड़ कर गए। आज हमसे सवाल वो करते हैं। मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, 85,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपया 6th पे कमीशन की जो लायबिलिटी सरकारी कर्मचारियों की है, वो आपने क्यों नहीं दी? और आज बड़े बड़े बयानबाजी करके यहाँ आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। यही नहीं, हमारी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, खजाने में पैसा आता गया। पहली बार 20% का सुधार हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है। अधिकारी कहते थे कि ये 2200 करोड़ रुपया है, आपके चुनाव 2027 में होंगे, आपने इन पैसों को चुनावों से पहले लुभावने वादे करके बांटना है। मैंने कहा हम लुभावने वादों के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हम सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और मैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए कोई लुभावने वादे नहीं करता। हमने आपके लिए दूसरे बजट में योजनाएं लेकर आए। अनाथ बच्चे थे, कोई उनकी सुध नहीं लेता था। 18 साल के बाद कौन उनका मार्गदर्शक होगा? हम हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानूनी अधिकार उन अनाथ बच्चों के लिए लेकर आए। उसमें कहा कि सरकार ही आपकी माता है, सरकार ही आपकी पिता है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। योजना फलीभूत तब होती है जब वो धरातल पर आती है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 14 महीने में 4,000 अनाथ बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े भी सरकार दे रही है, सर्दी के कपड़े भी सरकार दे रही है, गर्मी के भी दे रही है। और 4,000 रुपया हर महीने 27 साल की उम्र तक पॉकेट मनी दे रही है। विधवाओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं सकते। इस बजट में हमने विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के उम्र के जितने बुजुर्ग हैं, बीमार हो जाते हैं, बेटे से पैसा मांग नहीं सकते, शर्माते रहते हैं कि बेटे से मांगू या ना मांगू। यही फैसला करने में देरी हो जाती है। पेन किलर खाकर अपना दर्द तो दूर करते हैं, पर अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पाते। बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, तब जमीन बेचनी पड़ती है,
अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। हम उन परिवारों के लिए जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग कोई भी बीमार होगा 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना लेकर आप लोगों के लिए आए। मनरेगा में हमारी कई बहनें दिहाड़ी करती है, पुरुष दिहाड़ी करते हैं। मैं देखता था मनरेगा की बहनों को दिहाड़ी कभी 190 रुपए मिलती, कभी 200 रुपए मिलती है। गाँव के हमारे लोग हैं, मैंने 60 रुपए की 83 वृद्धि मनरेगा की दिहाड़ी में की, 240 से बढ़ाकर 300 रुपए की। किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? मैं दुगने की कभी बात नहीं करता, लेकिन किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। गाय का दूध 45 रुपए किलो और भैंस का दूध 55 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, उससे ज्यादा मूल्य पर वो बाजार में बेच सकता है। और जिसने पशु रखे होते हैं, हम किसान भी है, उसके पास गोबर भी होता है। हमने कहा यूरिया का जो प्रयोग नहीं करेंगे, गाय के गोबर और भैंस के गोबर से जो खेती करेगा उससे 40 रुपए किलो कणक सरकार खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। ये सब योजना आपके लिए है। जब और पैसा बचा ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, हम बार बार कहते थे कि हम अपनी बहनों को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में सांस होगा हम उसे 1500 रुपए देंगे। 1500 के 3 मार्च को हमने घोषणा की, बजट एलोकेट किया और जयराम ठाकुर जी ने 16 मार्च से पहले चुनाव योग के पास आकर कहा कि ये पैसे इनको नहीं मिलने चाहिए, हमारे लोकसभा के चुनाव लगे हैं। मैं उस समय भी कहता था जयराम ठाकुर जी फॉर्म भरना रखवा सकते हैं, आपके पैसे रखवा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि जैसे ही एक दिन आचार संहिता खत्म होगी हम यहाँ 1500 रुपया अपना अप्रैल का भी देंगे, मई का भी देंगे और जुलाई का भी देंगे। आज तकरीबन उन्ना में 10,000 महिलाओं के खाते में 4500 पहुंच गया और 13 में जिनके फॉर्म स्क्रूटनी हुई है, 13 विधानसभा क्षेत्र में, ढलियारा में भी सब लोगों के ढलियारा में भी 100 लोगों के खाते में, ढलियारा पंचायत में भी 100 लोगों के खाते में 4500 रुपया आपकी संपदा का आपको मिल गया। पहली किस्त में 3000 रुपये मिला, दूसरी में 1500 रुपये मिला। फिर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। हमारी सरकार को गिराने की साजिश में इस क्षेत्र के विधायक ने, आपके बोर्ड से जो विधायक बना उसने अपनी विधायकी को बेचा। ये पहला इतिहास है, ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद भारत में सूर्य की पहली किरण जब पड़ती है तो इस देश आजाद की ये पहली घटना होगी कि 1947 के बाद आपके क्षेत्र के आजाद विधायक ने अपनी विधायकी को बेचा। अगर हम काम नहीं करते थे, अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते। आप क्यों नहीं गए भारतीय जनता पार्टी के पास? आपने इस्तीफा क्यों दिया? सुनने में आया कि आप लोगों ने कहा कि आप आजाद विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी आपके काम नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपका काम नहीं कर रहे, तो जगदेरा की जनता का दबाव था कि आप इस्तीफा दीजिए। ऐसा दबाव आपने कहा होगा, आपने कहा नहीं, पक्का गया होना, पीछे वाले गया होगा। फिर इस्तीफा क्यों आपने नहीं कहा? हाई कोर्ट भी मना कर रहा है कि हमने, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? हम भी मना कर रहे हैं कि अगर भाई हमने आपका काम नहीं किया तो आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बीजेपी के साथ वैसे ही बैठ जाओ। विधानसभा के स्पीकर ने उनसे पूछा कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हो? कहते मुख्यमंत्री जी मेरे काम नहीं करते। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी उनके काम नहीं करते तो भी उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा मत दो, विधानसभा के बाहर आप धरना दो, विधानसभा के अंदर आप सवाल उठाओ। फिर भी नहीं माने और इस्तीफे के लिए धरने पर बैठे। ऐसे आपने सुना कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, पानी की बुछारें बजाई, लाठी चलाई,
जयराम ठाकुर जी ने क्या बोला विधानसभा के अंदर कि जो अगर पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो। ये विधायक क्यों बैठे धरने में? आजाद धरने में बैठे पता तुझे? धरने से बैठे विधानसभा के गेट के बाद फटियां पकड़ के, यही फटियां पकड़ के सारा इस्तीफा स्वीकार करो। जिस दिन धरने में बैठे मैंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछे धरने में क्यों बैठे? कहते पहला ऐसा मुकदमा है जहां आजाद विधायक अपना वकील भी खुद है कि सारा इस्तीफा स्वीकार करो। और विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार करना था सब पूछा थे तो इस्तीफा स्वीकार क्या करना मुझे कारण तो दसा। कहते देरा की जनता का बड़ा दबाव है मुझे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अगला चुनाव लड़ोगे? कि अगर आप इस्तीफा देकर दोबारा देरा की जनता से पूछते हो तो दोबारा इस्तीफा लड़ोगे? तो कोई जवाब नहीं देता। फिर हाईकोर्ट चली गई, बोले हाईकोर्ट में बोले कि भाई ऐसा स्पीकर जो नहीं बोल नहीं सकते कि इस्तीफा स्वीकार करो, कारण बताओ। कारण कोई कारण नहीं। देरा की जनता की समस्याओं के लिए अगर धरने पर बैठते तो भी बात होती, गरीब का दुख बांटने के लिए धरने पर बैठते तो भी बात होती। धरने पर इस्तीफा के लिए बैठे हैं, कोई तो रहस्य है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखा मुझे दसा, देखा तुसा भी नहीं कितना सरकार भी नहीं चाहती थी कि ना इस्तीफा हो, तो कोई मोटी रकम होंगी तो ही हुआ। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, फिर हमने खोजबीन की, बोला कि जिस पार्टी के साथ इनका सौदा हुआ है आपकी विधायकी का, 14 महीने में ऐसे त्यागी पुरुष नहीं है वो। त्यागी पुरुष वो होते हैं इस्तीफा देते और कहते कि अगला 3.5 साल के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि वहां मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी है और कांग्रेस की सरकार है। तब त्यागी पुरुष होते हैं। कभी होना था ना इस्तीफा देके किसी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलते कि अब चुनाव लो, तो बेचारे द्वारा जी बोल दे रहे, द्वारा जी जो बोली देंगे खुद ही बोली देंगे। ज्वाला जी वो है जिस कोठी में मैं रहता हूँ ओक ओवर में 2 महीने हुए। भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले कभी सरकार नहीं बनी थी। उनकी सरकार तब बनी जब ज्वाला जी ने समर्थन दिया और पहली बार प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री ज्वाला जी के समर्थन से बने। तीनों जो मिलवाई था इस्तीफा दीते गए जो सौदेबाजी हुई है। कहा दूसरी किस्त तब मिलेगी जब आपका इस्तीफा स्पीकर महोदय स्वीकार करेंगे। स्वीकार हो गया और दूसरी किस्त मिलेगी। बैंक से जमा नहीं होने देनी है। चुनाव च लगनी थोड़ी बहुत, और जितनी चुनाव च लगनी तो जो देने आऊंगा तो तुसा बोलना 50 की जगह 2 लाख लेने हैं। कितने लेने? हाँ, और ये बोलना कि ये इसलिए लेने हैं कि वोट असा डाले विधायक तुसा बने, कहने बिके तुसा खुद तो साड़ा भी तो राइट बनता। वोट तो तुम्हारे पे, वोट तो तुम्हारे पे, वोट तो तुम्हारे पे, तो जो तुमने दसना नहीं तो सही ही नहीं सकते इस पे। 6 साल में 12 करोड़ रुपया होशियार सिंह जी को विधायक निधि का मिला। कहाँ लगा? रिजॉर्ट के रास्ते बनाने के लिए पैसा लगाया गया। आपका पैसा था, आपके विकास के लिए हमारी सरकार ने दिया। लेकिन कहते ना निधि का विधान कुछ और था, निधि ने कुछ और लिखा हुआ था, नीति कुछ और खेल खेल रही थी। अहंकार में आकर जब कोई धनवान व्यक्ति ये सोचता है कि जनता मेरी जेब में है, 14 महीने के इस्तीफे के बाद मैं ईमानदार बीजेपी का कमल खरीदकर, ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं का कमल खरीदकर दोबारा से चुनाव आऊंगा, लड़ूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। किस आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं 3.5 साल के लिए?
कोई आधार तो होता है वोट मांगने के लिए। जब पिछला चुनाव आया होगा तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके काम करवाऊंगा। यहाँ तो आधार ही कोई नहीं है। 3.5 साल तक हम ही सरकार में है, हमारे ही खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया। फूल वालों की सरकार तो बनने वाली नहीं है। बनने वाली फूल वाली की नजर आ दी तो अंजू, जब फूला वाले की सरकार नजर ही नहीं आ रही है, काम तो आडे उड़े ही नहीं, तब वोट क्या जो मंगा था से आके वोट मांग रहे हैं कि मुझे वोट दो। इतना ईमानदार होते तो इस्तीफा ना देते। ये राजनीतिक मंडी में बिके हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के विधान के आगे कुछ और होता है। भगवान ने विधान में कुछ लिखा हुआ था। 14 महीने में खुद इस्तीफा देना था और 13 का भाग्य का उदय होना था। आप लोगों ने नहीं कहा, सरकार ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, स्पीकर विधानसभा के नहीं कहा, पर 13 के भाग्य के लोगों का उदय होना निश्चित था। ये भी नहीं पता था मुझे कि मेरी पत्नी यहां से चुनाव लड़ेगी और वो भी तब लड़ेगी जब मैं मुख्यमंत्री हूंगा। ये थोड़ी पता था मुझे। 6 महीने बाद यहाँ चुनाव होना मुझे नहीं पता था। सीट को नहीं खाली करनी थी। अगर उनको चुनाव लड़ना था, हमने नहीं कहा, हाईकमांड ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। लोकसभा के चुनाव में वो इनकार कर चुके थे, लेकिन क्यों मुख्यमंत्री की ही पत्नी को लड़ना पड़ा? कोई और क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि 13 के लोगों का भाग्य उदय करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैंने कहा अभी पिछली मीटिंग में 15 अगस्त अगला 13 में बनेगा। जो समस्याएं हैं, अभी अधिकारी 35 दिन के अंदर 15 अगस्त से पहले सारे क्षेत्रों में अधिकारी जाएंगे ये और आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप सब लोग एकजुटता का परिचय दें और इस चुनाव में वोट डाल गए कि नहीं डाल गए? आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे कि नहीं डाल गए? हाथ खड़ा करके तो सीधा। और ये चुनाव जो है सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव राजनीतिक बुराई के अंत के लिए हो रहा है। जिसने अपना ईमानदारी का चोला पहनकर 13 की जनता को धोखा दिया है, अपनी विधायकी को बेचा है, ऐसे लोगों को आपने सबक सिखाना है। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? इस चुनाव में जनता को लड़ना है, महिलाओं को लड़ना है, युवाओं को लड़ना है। राजनीतिक बुराई का अंत तभी हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर उसका अंत करने के लिए शुरुआत कर दे। ये लड़ाई आपको जीतनी है। कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, सरकार के लिए वोट नहीं है, और इस लड़ाई में आपको जीतना होगा। आपको इस राजनीतिक बुराई का अंत करना होगा। 13 के भविष्य के लिए नया सवेरा लाना होगा, तभी इस बुराई का अंत होगा। तो आपको इस लड़ाई को जीतना है। इस लड़ाई में जनबल जीतेगा और धनबल दोनों हाथ खड़े करेंगे। बोलना हाली नहीं, मैं बोलने नहीं सफल नहीं बिता रहे। ठीक है, जनबल धनबल, हाँ, इनको सबक सिखाना है। 2 ही पार्टियों को भविष्य में सरकार बननी है। त्यागी पुरुष नहीं है वो, तो वो चुनाव नहीं लड़ते। मैं तो ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से भी, जो राजनीति में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, जो राजनीति में इस प्रकार की